अच्छा, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं। तो पहले कोई मुझे ये बताए कि इस क्वेश्चन में जो ऊपर पैसेज दिया गया है उसमें लॉ वाला पार्ट कौन सा है? मतलब किस चीज के बारे में बात की जा रही है? सिर्फ लॉ के हिसाब से, स्मोकिंग और ये सब नहीं, बस लॉ क्या है इधर? ठीक है, तो फर्स्ट लाइन देखते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ। यस, करेक्ट। गुड आयुष। तो यहाँ फर्स्ट लाइन लॉ है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी की भी लाइफ या लिबर्टी को उनसे ले नहीं सकते हो अनलेस कोई प्रोसीजर हो लॉ के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि राइट टू लाइफ में इन्वायरमेंट, राइट टू अ गुड इन्वायरमेंट भी इंक्लूडेड है। तो ये दो लाइन जो है ये आपके मेन लीगल एस्पेक्ट है कि इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करना होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। और गवर्नमेंट करना क्या चाहता है? वो स्मोकिंग को कम करना चाहता है। ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। The health ministry should not impose such a ban since it would infringe the right to life and personal liberty of citizens. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बैन उन्होंने सिर्फ इ, इ, इतने सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पे लगाया है। और जो भी बैन आया है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के ने खुद से लगाया है। तो इधर जो बैन है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ही आ रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉ इनैक्ट किया, तो ऐसे ही किसी का लाइफ या लिबर्टी नहीं ले रहे हैं ये लोग। तो ये ऑप्शन गलत है। अब बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, और डी क्योंकि वो कह रहे हैं कि बी और सी दोनों। अब पहले सी के पास जाते हैं। ठीक है। सी में हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि वो ऐसा बैन इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि क्योंकि वो टीनेजर्स का टोबैको यूज कम करना चाहते हैं। तो आप सोचिए, अगर टीनेजर्स ये टोबैको नहीं यूज कर रहे होते और अडल्ट्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते जिससे एनवायरनमेंट खराब हो रही होती, तो भी गवर्नमेंट ये बैन लगा सकती थी, हाँ कि नहीं? करेक्ट। सो अगर टीनेजर्स नहीं यूज कर रहे होते तो भी एनवायरनमेंट खराब हो रही होती और वो राइट इन्फ्रिंज हो रहा होता, वो राइट पे रिस्ट्रिक्शन होती। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का मेन पर्पस ये है कि एनवायरनमेंट खराब नहीं हो। तो इस लॉ का मेन पर्पस ये है कि क्योंकि स्मोकिंग से, पब्लिक प्लेसेस में स्मोक करने से दूसरे लोग जो सिगरेट खुद से नहीं ले रहे उनकी भी राइट अफेक्ट हो रही है, इसीलिए स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस में अलाउड नहीं होनी चाहिए। जो ऑप्शन सी है वो एडेड बेनिफिट है क्योंकि टीनेजर्स अभी स्मोक कर रहे हैं। तो क्योंकि जब पब्लिक प्लेसेस में बैन होगा तो टीनेजर्स भी नहीं कर सकेंगे। पर मेन रीजन कि गवर्नमेंट ये लॉ लेके आ रहा है ये है कि लोगों की राइट टू एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और इसीलिए वो ये लॉ लेके आ रही है। इसीलिए करेक्ट आंसर डी नहीं होके बी होगा। सबको समझ आया? कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आप में से जिन्होंने डी बोला, आपको बी तो पहले सही दिख गया होगा। तो जस्ट बिकॉज वो पैराग्राफ में यंगस्टर्स वाला सेंटेंस है, सी सही लगता है। पर सी को जैसे शैलजा ने समझाया, बी आपको सही मिल गया है, तो सी को भी आपको अलग से देखना पड़ेगा कि वो पूरी तरह से सही है या नहीं। नहीं तो ये बहुत इजी होता है कि डी बी एंड सी दिया है और बी सही लग रहा है, सी थोड़ा सा सही लग रहा है तो डी होगा। पर वो रीजनिंग करना जरूरी है। अच्छा, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक सेकंड रुको, ऊपर जाओ, देख लिया। ठीक है। सो बी और सी में क्या डिफरेंस है आयुष? बी ये कह रहा है कि स्मोकिंग का बैन
इसीलिए चाहिए क्योंकि वो दूसरे लोगों का राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। अब आप थर्ड लाइन पढ़िए, ये कह रहा है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू अ होलसम एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि राइट टू लाइफ को आप स्मोकिंग से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, कि जब दूसरे लोग स्मोक कर रहे हैं तो आपका भी राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ऐसा लॉ बनाए जो दूसरे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, ये जो लाइन है कि it was reported that a large number of youngsters were taking up this habit, ये इसीलिए दिया गया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यंगस्टर्स ये स्मोक कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ऐसा हो, पर लॉ के अंडर गवर्नमेंट कुछ तब तक नहीं कर सकती जब तक वो उसको इस बात से लिंक नहीं करे कि वो उनके राइट टू एनवायरनमेंट को इन्फ्रिंज कर रहा है। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में लॉ आइडेंटिफाई किए। अब राइट टू एनवायरनमेंट तो तब भी इन्फ्रिंज होगा जब बहुत सारे अडल्ट्स स्मोक कर रहे हैं, उसका यंगस्टर्स के करने से तो कोई लेना देना है नहीं। इसलिए ऑप्शन सी एक रीजन है कि इससे हेल्प हो रहा है, पर अब सिर्फ ऑप्शन सी के बेसिस पे गवर्नमेंट वो लॉ नहीं पास कर सकती। इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन बी के रीजनिंग के बेसिस पे गवर्नमेंट स्मोकिंग को बैन कर सकती है। इज इट क्लियर? अगर आप आपका मेन पैसेज देखोगे और फिर ये क्वेश्चन का पैसेज देखोगे, तो मेन पैसेज में मेजरली किस बारे में, एनवायरमेंटल लॉज और व्हीकल्स वगैरह का जो वो लिखा है, इट इज अबाउट पब्लिक स्पेसेस में पोल्यूशन। एंड सिमिलरली ये जो क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन बी देखोगे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पब्लिक स्पेसेस का दिखेगा। बट जो ऑप्शन सी है, वो एक सेंटेंस उधर लिखा है यंगस्टर्स के बारे में, उसको उसको आप पूरा जो ओवरऑल आपका पहला पैसेज और क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, तो अचानक से आप एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो। वो सेंटेंस आपको सही लगेगा क्योंकि वो असली लाइफ में भी सही हो सकता है क्वेश्चन के बाहर। बट आपका अब तक जो पैसेज पढ़ा आपने और अब तक आपका जो क्वेश्चन था उसके कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, तो अचानक से ये ऑप्शन अलग चीज की बात कर रहा है। ये पब्लिक स्पेसेस में स्मोकिंग बैन करना या दूसरों एनवायरमेंटली कॉन्शियस होके रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात नहीं कर रहा है। ये अचानक से एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। और वो एक सेंटेंस डाला है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आपका मेन पैसेज जो था और उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है, उससे आपको वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है वो एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको थोड़ा आसान पड़ सकता है। पर क्योंकि अचानक से बस एक लाइन यंगस्टर्स पे लिखा है जो वही आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा है, अचानक से जो मेन इंटेंट होता है वो बदल जाता है फिर, अगर वो ऑप्शन को आप सही लेते हो। तो वही जो एक चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो जो मेन पैसेज और क्वेश्चन दोनों में रेलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। आंसर्स चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। Anyone else would like to answer? Okay, we have 3 different answers. Can any of you give the reasoning for your answer? Explain it to the other person. आप जो आंसर सिलेक्ट कर रहे हो उसका रीजनिंग आप किसी और को समझा सकते हो, दूसरे साइड को अपने साइड के बारे में कन्विंस करने के लिए। कोई भी ट्राई करो। माइक ऑन करके, अगर इजी रहेगा तो माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। अच्छा, तो अभी अलग अलग आंसर आए हैं, तो हम वापस एक ऑप्शन करके जाएंगे।
तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें पहला सेंटेंस जो है, तो पहले दो सेंटेंसेस में हमें पता चल रहा है कि एक राइट टू लाइफ क्या है, दूसरा पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या है। और आगे का जो क्वेश्चन है, जो फैक्ट सिनेरियो दिया है, उसमें मेन क्वेश्चन उन दोनों पे ही बेस्ड है। अभी मैं सीधा ऑप्शंस के थ्रू जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा आसान होगा समझाना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन में अच्छे खासे मतलब ऑप्शंस भी लंबे, तो सबसे पहले पहले अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, हम वही करेंगे कि जो ऑप्शंस ज़्यादा कंफ्यूजिंग, जो ऑप्शंस क्लियरली हमें हटा देने चाहिए वो हम हटा देंगे। तो ऑप्शन डी में, the foreign multinational corporations set up their factories in India and provide large scale employment and investment in India's infrastructure। ये एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बोलने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि एमएनसीज आके हमारे लिए कुछ फायदे लाते हैं, वो लोग सीधा जो तरीका चाहे उससे पैसा दे सकते हैं। तो वैसे आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या है, पीआईएल किसके लिए फाइल किया? अगर नहीं आया हो तो चैट बॉक्स पे लिख दीजिए ना, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये क्वेश्चन फिर से, इसमें हमें नहीं सोचना है कि हमें क्या सही लगता है, हमें क्या गलत लगता है। हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि मल्टीनेशनल्स आए, काम किए, ये वो हमारे पैसेज में नहीं है, हमारे क्वेश्चन में नहीं है। उसका मेंशन कहीं पे नहीं है, वो बाहर से आ रहा है। तो वो हमें सही भी लगे, वो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत बाहर की चीज़ है। हमारा क्वेश्चन जो होता है, उतने में हमें आंसर करना है। उसके अंदर जो आता है, वो आता है। तो फिर इसकी तरह सी सी में लिखा है कि एक तरीका दूसरे तरीके से उनके लिए क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कॉर्पोरेशन के लिए, कि पैसा देना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा या फ़िल्ट्रेशन सेटअप करना। फिर से हमें क्या सही लग रहा है या क्या दिख रहा है, वो नहीं देखना है। क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा या किसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है। तो उससे हम कोई आंसर नहीं ले सकते। तो सी और डी जो दोनों है, दोनों ऑप्शंस, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो हम हटा देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन के बाहर से है। उसमें जो लिखा है वो सही या गलत से ज़्यादा वो हमारे क्वेश्चन के फैक्ट्स के अंदर से नहीं है। तो अब आता है पहले दो ऑप्शंस, और पहले दो ऑप्शंस में जो हम डिसाइड करते हैं वही हमारा मेन क्वेश्चन। अगर हर क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं देखूं, तो जो पहले दो ऑप्शंस है वही हमारा मेन क्वेश्चन है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि हमें क्वेश्चन में दो चीजें दी गई है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इंक्लूड्स द राइट टू अ क्लीन एंड फ्री एनवायरनमेंट, और दूसरे में हमें समझा है कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या है। और ये कॉर्पोरेशन बोल रहा है कि हम पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल में पैसा दे देंगे, हम फिल्ट्रेशन नहीं लगाएंगे। तो इसमें इसमें जो ऑप्शन ए है, एक सिटीजन ने पीआईएल फाइल किया है, और अब तक का हमारा जो पैसेज था और इसके ये जो क्वेश्चन है, उसमें हम यही देख रहे हैं कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है पब्लिक हेल्थ, ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जिस भी चीज को कंसिडर कर रहे हैं, जिस भी चीज को देख रहे हैं, चाहे वो स्पोकिंग हो या ये हो, पैसेज, मेन पैसेज का जो इंटेंशन था वो ये था कि पब्लिक हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कोई गवर्नमेंट के पॉलिसी के लिए, कोई कोर्ट को अलाउ करने के लिए, कि जितने ज्यादा लोगों के राइट्स बचा पाए। पहला कंसिडरेशन ये नहीं है कि वो पैसे दे दे तो वो पैसे का क्या मतलब होगा, फिल्टर लगाने का कितना कॉस्ट होगा। जो सेकंड सेकंड ऑप्शन है वो बोल रहा है कि वो जो ऑफेंस कर रहे हैं उसका वो कॉम्पेंसेशन दे देंगे। पर हमने मैसेज पढ़ा और उससे हम जो समझे कि एनवायरनमेंट के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशंस निकाल रहा है और स्टेप्स ले रहा है, उसका पूरा मतलब ही ये है कि हमें समझना है कि हमें पैसेज बताना चाहता है कि एक पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए फिर राइट होता है, क्योंकि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल से कॉर्पोरेशन पैसा देके निकल जाएगा पर नदी वापस गंदी गंदी होती रहेगी, और वो हम नहीं कर सकते क्योंकि उससे बहुत लोगों का नुकसान होता है। और वो हम लोग अपने पैसेज से समझें। और क्वेश्चन में जो दिया है उसमें फैक्ट्स जैसे हैं, मैं एज ए सिटीजन जाके मांग सकता हूँ कि मेरा नदी साफ हो। उसमें वो पैसे दे रहे हैं या नहीं, उनका ऑफेंस क्या है, उस
ज्यादा मेरा नदी साफ होना जरूरी होता है, क्योंकि मैं एज ए सिटीजन और मेरे सारे लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। और ये चीज भी हम ऊपर का पैसेज, अगर पैसेज 1 आपने समझा है कि उसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, और फिर क्वेश्चन में क्या दिखा है, अगर वही आप एक साथ कंसिडर करते हैं तो ऑप्शन ए सही दिखता है। क्योंकि फिर से हमारे लिए इस पैसेज का पूरा मतलब है पब्लिक हेल्थ और पब्लिक के लिए एनवायरनमेंट मेंटेन करना। किसी को कोई डाउट्स है, मैं ज्यादा बोल दिया या कुछ समझ नहीं आया? नो सर, मतलब सब आगे बढ़ू क्या? या अभी भी जस्ट मैं आगे बढ़ गया हूँ, इसलिए अगर कोई सोच रहा था कि कुछ समझ नहीं आया पिछले क्वेश्चन में, ऐसा कुछ बोल सकते हो। ये क्वेश्चन खोला है अभी सारे ऑप्शंस, तो ये क्वेश्चन अभी जिनको समझ आ गया वो ये क्वेश्चन पे आके जैसे आपको आंसर मिल जाता है चैट बॉक्स में लिख देना। और आपको वही हम धीरे धीरे थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन से निकल रहे हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि हमें ज़्यादा धीरे जाना चाहिए, या अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत धीरे जा रहे हैं, दोनों बोल सकते हो। आंसर्स लिख दीजिए प्लीज चैट बॉक्स पे। ठीक है, लेट्स डिस्कस। यहाँ हमें दो आंसर्स मिले, बी एंड सी, और दोनों में से एक ही करेक्ट है, बट गुड, आपने सही से एलिमिनेट किया है। तो ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मिस्टर रमन के फॉर्च्यून के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है। ए के बारे में कुछ लिखा नहीं है ना पैसेज में ना फैक्ट्स में, तो ए एलिमिनेट कर देते हैं। और बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिटीजन के पास कोर्ट के पास जाने का राइट है या नहीं, और एनवायरनमेंट की उससे रिलेटेड कुछ दिया नहीं है फैक्ट्स के हिसाब से। यहाँ ये पूछ रहा है कि न्यूसेंस का केस बनता है कि नहीं, ये नहीं पूछ रहा है कि सिटीजन अगर एनवायरमेंटली कॉन्शियस है तो वो पोल्यूशन के अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकते हैं कि नहीं। और मिस्टर रमन यहाँ पोल्यूशन के अगेंस्ट वॉइस रेज भी नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना वो न्यूसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, वो जनरली एनवायरनमेंट के पोल्यूशन और इन सब चीजों के बारे में नहीं बात वॉइस बफरिंग। कर रही। ठीक है, सो ए और डी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बी और सी पे आते हैं। बी कह रहा है कि वॉइस बफरिंग। सिमी, अपनी प्रॉब्लम चैट बॉक्स पे लिख दो ना प्लीज, तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं है। मैम वॉइस बफरिंग हो रही है। क्या सबको ये प्रॉब्लम हो रही है क्या? मेरी वॉइस क्लियर है? अब क्लियर है क्या? क्लियर है। ओके, यस। ठीक है। तो बी और सी समझ आया कि हम ए और डी क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बी और सी में से देखते हैं।
यहाँ आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी एक्टिविटी चल रही है उससे मिस्टर अमिन के राइट्स को नुकसान हो रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो वो रीजनेबल है कि नहीं, मतलब कि कोई नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा अलाउड है कि नहीं कि कोई अपने मिल से उनको उनके बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो, नॉइज और स्मोक से उन्हें लोग नहीं मिले। ठीक है, तो बी और सी में इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों ही का रीजनिंग काफी सही लगता है। मिस्टर रमन को जो इशू हो रही है कि उन मिल के कारण लोग उनके बिल्डिंग में नहीं रह रहे हैं, उससे क्लियरली ऐसा लगता है कि न्यूसेंस हो रही है। और फिर जब आप देखते हो सी देखते हो तो उसमें भी ये बात सही है कि उनके पास राइट है कि जो भी वो कर रहे हैं, उनका जो बिजनेस है वो अनरीजनेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बिजनेसेस होते नहीं है या वो लोग ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं है फैक्ट्स में। पर यहाँ वापस हमें ध्यान देना होगा कि पैसेज एनवायरनमेंट के बारे में है और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में है, तो इसीलिए सी नहीं होके बी सही आंसर होगा, क्योंकि पैसेज ये नहीं कहता कि क्या चीज रीजनेबल है और क्या चीज नहीं रीजनेबल है। पैसेज ये बताता है कि हमारी राइट्स क्या है, जो भी उस लैंड पर है उसकी राइट्स क्या है, और उस हिसाब से मिस्टर रमन के लैंड पर न्यूसेंस हो रहा है, वो अपने लैंड को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे और इसीलिए वो कोर्ट के पास जा सकते हैं। क्लियर है कि बी क्यों होगा और सी क्यों नहीं? इसमें हमें पैसेज पर ध्यान देना पड़ेगा, मेन पैसेज पर भी और यहाँ के प्रिंसिपल्स और फैक्ट पे भी। क्लियर? ठीक है, डिस्कस करते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, वो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, उधर लॉ लिखा है। फर्स्ट, इसके दो पार्ट्स है। फर्स्ट कि हर एक के पास ये राइट है कि वो ट्रेड और बिजनेस कैरी ऑन करे, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट है कि वो बिजनेस इज सब्जेक्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब स्टेट चाहे तो उनके इस राइट को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर जो भी रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगाएगा उस वो सेंस बनाना चाहिए, उसका वो रीजनेबल होना चाहिए, किसी को भी वो सही लगना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक और चीज पर ध्यान दीजिए, फैक्ट्स में ये बता रहा है कि गवर्नमेंट ने उन्हीं व्हीकल्स को बैन किया है जो पोल्यूशन नॉर्म्स को नहीं मानते हैं, ठीक है। इस लाइन को देखिए। हाँ, ठीक है। अब कोई अपना आंसर चेंज करना चाहेगा? ये सोचिए, कि उन व्हीकल्स को बैन करना जो नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्या ये सेंस बनाता है ऐसा एक्शन? ठीक है, एक एक ऑप्शन देखते हैं। तो हम लोग पहले जो हमने प्रोसीजर हर क्वेश्चन में किया है, पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस को हम देख के बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन के बाहर से और हटा सकते हैं। तो ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी जो है, स्टेट एक्शन इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड टू बी डन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हेंस राइट, इसके बारे में हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, और हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है का अजम्पशन इज कि हमें पता नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस क्या है, ये कहाँ से आया, ये हमें पता नहीं है, तो ऑप्शन डी हम देख के हटा सकते हैं। ऑप्शन बी जो बहुत लोगों ने अपना आंसर अभी बोला है, the state action is not valid as it has not only affected the interest of distributors but also the people at large. अब जो इंटरेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड पीपल एट लार्ज की जहां तक बात है, तो पीपल एट लार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ा है इस पे भी हमें ज्यादा बताया नहीं है। और आप अगर वैसे देखेंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, 4 व्हीलर्स को अगर हम बैन करते हैं तो कुछ लोगों को दिक्कत होगी, कुछ लोगों को मुश्किल होगी, बट वो भी फैक्ट में नहीं दिया है। फैक्ट्स जो होते हैं, फैक्ट्स एक स्पेसिफिक चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि एक कंपनी है जो गाड़ी बेचते हैं और वो बोल रहे हैं कि उनका जो हक है गाड़ी बेचने का, वो गवर्नमेंट ने उसको वायलेट किया है। तो बी और डी जो है दोनों, और डी फिर भी थोड़ा क्लियर है, बी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बी में आप खुद से सोचते हो कि अगर ऐसे गाड़ी बैन करने का रूल आ जाता है तो मुश्किल पड़ती है लोगों को, बट ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि फैक्ट्स में इनसे रिलेटेड कुछ नहीं दिखता है, और ऐसे दो ऑप्शंस निकालना इजी है। अब ए और जो इधर ई लिखा है सी, ए और सी में अभी अगर आप क्वेश्चन को अभी बस ये दो ऑप्शंस लेके पढ़ो तो आपको दिखेगा कि ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बाय द स्टेट। नाउ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बाय द स्टेट, ये जो सेंटेंस है ये आप बहुत क्वेश्चंस में देखोगे, और जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का क्वेश्चन आता है तब आपका पहला काम ये हो जाता है देखना कि जो कोई रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में लिखा है या नहीं। और इसमें जो लिखा है, और हमें अभी भी याद रखना कि ये सारे क्वेश्चन सब क्वेश्चन है मेन पैराग्राफ के जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स के ऊपर था, तो इसमें उसके आगे बहुत क्लियरली लिखा है कि जो गाड़ियां पोल्यूशन नॉर्म्स के अगेंस्ट है, जो गाड़ियां पोल्यूशन नॉर्म्स वायलेट कर रही है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बैन कर देगा। तो अभी अगर आप बस दो ऑप्शंस एलिमिनेट करके ये दो ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से पढ़ो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं, बस एक्सपेक्ट करना कि आपका गाड़ी कंफर्म करे जो अभी भी गवर्नमेंट करता है तो वो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि वो अनरीजनेबल है। एंड जो उनका राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन है उसमें कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन चलेगा, और ये काफी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो वैसे हम आंसर ए पे आते हैं। अब अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो गौतम ने नो लिखा है, नो किस चीज को? हाँ, आगे बढ़ो। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, थोड़ा कंफ्यूजिंग था और आप सबने अलग अलग ऑप्शंस लिए थे, तो हाँ, अभी भी अगर डाउट्स नहीं क्लियर हो तो पूछ लो प्लीज। मैं बोला भी काफी जल्दी तो हाँ पूछ लो। हाँ, तो सी ऑप्शन जो है कि द बैन इज नॉट जस्टिफाइड एज द राजस्थान गवर्नमेंट cannot deprive any person of the right to carry his business। अच्छा, देखो ऑप्शन सी जो है वो अगर आप सिर्फ राइट के वायलेशन के हिसाब से देख रहे हो तो आपको सही लगेगा, क्योंकि हाँ उनका जो ट्रेड है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ा है, पर उसे इस पर्सपेक्टिव से आपको इस तरीके से नहीं देखना है कि बस राइट वायलेट हुआ या नहीं, क्योंकि फिर काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाता। पर जिस वजह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में लिखा है, कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जिस वजह से लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि आप समझो कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कभी राइट वायलेट नहीं करेगा, गवर्नमेंट कभी बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, कभी आप
हर गाड़ी बेच पा रहे वो कम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कर सकता है, हमें देखना है कि जिस वजह से गवर्नमेंट ने किया है पोल्यूशन रोकने के लिए, और ये बोल के कि आप वो गाड़ी नहीं बेच सकते या वो गाड़ी नहीं चला सकते जो पोल्यूशन नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं करती। गवर्नमेंट इस तरीके से राइट वायलेट कर सकता है या नहीं, और आंसर हाँ है, वो वायलेशन ऑफ राइट नहीं होता है। तो सी को आप अगर बस फंडामेंटल राइट वायलेशन के हिसाब से देखोगे तो आपको वो सही लगेगा, पर आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला पोर्शन जो है क्वेश्चन का वो उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। वो समझ आया क्या? ठीक है, हमारा टाइम खत्म होने आ रहा है, तो मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दो। अच्छा, जिनका आंसर मिल गया है वो लिख सकते हैं चैट में। आयुष, ये किसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं? अगर कोई एक ही ऑफेंस बार बार करे तो क्या उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है? अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन के हिसाब से कौन से क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं आप? ये क्वेश्चन जो आपने पूछा आयुष, ये आप किस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ रहे हो? एज इन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 7। पिछले क्वेश्चन से या क्वेश्चन 7 से? ठीक है, तो एक ऑफेंस बार बार करने से अगर आप सेम ऑफेंस को वापस कर रहे हो तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। बट अगर आपने एक ही ऑफेंस किया है तो उसके लिए आपको बार बार पनिश नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपने एक बार चोरी की, फिर दूसरी बार दूसरी जगह चोरी की, तो आपको अलग अलग पनिशमेंट मिल सकते हैं। पर अगर आपने एक बार चोरी की और एक बार केस हो चुकी है, उसमें आपको पनिशमेंट मिल चुकी है, तो कोई आप पर वापस से केस नहीं कर सकता उसी चोरी के लिए। मतलब तो इसको हम डबल जेपर्डी बोलते हैं। मतलब एक ही क्राइम कमिट करने के लिए आपको दो बार पनिश नहीं किया जा सकता। पर अगर आप अलग अलग क्राइम कमिट करते हो, सेम क्राइम कमिट कर रहे हो बट अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर कर रहे हो, तो आपको उसके लिए वापस से पनिशमेंट मिल सकती है। आयुष, डाउट सॉल्व हुई? ओके, तो अब ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में पैसेज में ये कहा जा रहा है कि ओके, नो प्रॉब्लम, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो वापस पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पैसेज में ये कहा जा रहा है कि स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स इतना गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं कि अब अर्थ के अराउंड एक रिंग सा बनने लग गया है। तो वो सब स्पेस में पूरा कचरा भरते जा रहा है। फिर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस फैक्ट को वायलेट नहीं करता। मतलब कौन सा ऑप्शन ये कह रहा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत गार्बेज कलेक्ट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन ये चारों ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस ऐसा कहेंगे कि गार्बेज इस तरह से कलेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब कि एस्ट्रोनॉट बाहर साफ सफाई करके रह रहे हैं, वो लोग गार्बेज नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ऐसा नहीं कहेगा। ठीक है, तो बी के पास जाते हैं। वो कह रहा है ऑल स्पेसक्राफ्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बरी देयर गार्बेज।
तो अगर ऐसा होता कि सब स्पेसक्राफ्ट अपना कचरा को बरी कर रहे होते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती कि कि गार्बेज किसी जगह पर इकट्ठा हो रहा है या आउटर स्पेस में इकट्ठा हो रहा है, वो लोग बरी कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इससे आपका जो कंक्लूजन आ रहा है पहले पैराग्राफ में वो वीकन हो रहा है। समझ आया? क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक है, अब ऑप्शंस क्वेश्चन क्लियर नहीं है? ओके, तो बेसिकली ये पैराग्राफ आपको एक बात बता रही है और उसके बाद क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो भी ऑप्शंस दिए हैं इन चारों में से 3 ऐसे ऑप्शंस है जिनसे कि क्वेश्चन जो आपको बता रही है वो बात वीकन हो रही है, मतलब वो बात कमजोर पड़ जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस को पल्यूट कर रहे हैं, स्पेस में गंदगी कर रहे हैं, और फिर इन ऑप्शंस ऐसा कहती है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में जो भी काम करते हैं उसके बाद जो भी गंदगी जनरेट होती है उसे सही तरीके से डिस्पोज करते हैं, तो उसका मतलब होगा कि मैंने जो पहले बात कही वो गलत है। तो क्वेश्चन ये पूछ रही है कि 4 में से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो पैसेज की बातों को गलत प्रूव कर रहा है और एक ऑप्शन ऐसा है जो ऐसा नहीं करता है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पैसेज में जो बात कही गई है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस को में गंदगी फैला रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो बी से कह रहे हैं कि वो लोग अपना जो कचरा इकट्ठा करके वो लोग उसे दफना देते हैं। अब अगर वो दफना रहे होते तो उससे पॉल्यूशन नहीं हो रही होती, तो मतलब कि पैसेज में जो कहा गया है वो गलत है। अब सी के पास आते हैं, वो कह रहा है कि वो लोग जो भी गंदगी इकट्ठा करते हैं फिर उसे जलाकर जो थोड़ी सी पाउडर रहती है वो भी वापस अर्थ पर भेज देती है। तो इससे भी ये साबित हो रहा है कि वो लोग गंदगी नहीं फैला रहे हैं स्पेस में। ठीक है, और डी ये कह रही है कि जो भी वो लोग कचरा इकट्ठा करते हैं उससे वो लोग एयर टाइट बिन में रखकर अर्थ पर वापस आने के बाद ही हटाते हैं। तो अभी भी अगर वो लोग अर्थ पर आकर कचरा हटा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो लोग स्पेस को गंदा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही ऐसा बता रहे हैं कि जो पैसेज में बताया गया है वो गलत है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट स्पेस में गंदगी नहीं कर रहे हैं। अब ए को देख के एक बार लगेगा कि ए भी ऐसा ही कहता है, क्योंकि ए में बोला जा रहा है कि जो भी स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाती है उसे अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट किया रहता है, उसको साफ करके भेजा जाता है। पर ए में ये नहीं बता रहे कि स्पेस में जाने के बाद वो स्पेसक्राफ्ट क्या करती है। तो ऐसा हो सकता है कि एक साफ स्पेसक्राफ्ट भी स्पेस में जाने के बाद जो भी गंदगी जेनरेट होती है उसे स्पेस में ही छोड़कर वापस आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इकलौता ऑप्शन है जो ये नहीं कहता कि ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें जो बात कही गई है वो गलत है। बाकी तीनों ऑप्शंस ये कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स गंदगी नहीं कर रहे हैं, और ऑप्शन ए बस इतना ही कहती है कि स्पेस में जाने के पहले जो भी स्पेसक्राफ्ट जा रही है वो साफ रहती है, पर स्पेस में जाने के बाद क्या होता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सबको समझ आया? ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना। अभी टाइम थोड़ा कम है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
पर क्वेश्चन पूछ लेना प्लीज। आप लोग क्वेश्चन पढ़ ले फिर मुझे बताइएगा, छोटा क्वेश्चन है। आंसर चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। कोई को अगर वापस ऊपर जाना है हो या कुछ तो वो भी बता दीजिए। गौतम ऊपर स्क्रॉल करूँ क्या थोड़ा, क्वेश्चन देखना है आपको। अब दिख रहा है? ठीक है, मैं ऑप्शंस पे वापस जा रहा हूँ गौतम का, तो आंसर आ गया। आंसर्स डिस्कस कर ले। वैसे आपको क्वेश्चन समझ आया ना, कि जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन का, आपको समरी देखना है कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा जो लिखा है उसे ऑलरेडी बस वापस समराइज कर रहा है। और कोई, और किसी के आंसर्स, और किसी को कुछ सही लग रहा है? अच्छा, इधर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो सेंटेंसेस दिए हैं, एक बार रीड आउट कर लूंगा। Greenhouse gas emissions are considered a form of pollution because they cause potential harm and damage through impacts on the climate. ये ठीक है. However, in this case, because society has been slow to recognize the link between greenhouse gases and climate change, and because the atmosphere is considered by some to be a global commons, तो इधर हमें दो reasons दे रहे हैं वो. Emitters are generally not held responsible for controlling this form of pollution. तो सिंपल सेंटेंस से पहला हमें बताते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। सेकेंड सेंटेंस में हमें पता चलता है कि दो रीजंस क्या है फॉर हम अगर एक्शन नहीं ले पाए तो हैज बीन स्लो टू रिकॉग्नाइज द लिंक बिटवीन ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, अगर आपको आइडिया हो तो वो डायरेक्ट पोल्यूटेंट्स नहीं होते, बस गर्मी बढ़ाते हैं। एंड एटमॉस्फेयर ग्लोबल कॉमन जोन है, तो जैसे हमें लैंड का आइडिया है वैसे हमें एटमॉस्फेयर का आइडिया नहीं होता कि कौन सा किस देश को बिलोंग करता है, हम अज्यूम करते हैं कि हम सबका है। हमें ये क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि बेस्ट समराइजेस द इन्फ्रेंस अबव, इसमें अब हम ऑप्शन बाय ऑप्शन जाते हैं। ऑप्शन ए कि ग्रीन हाउस या कि greenhouse gas emitters are not held responsible for controlling pollution because the link between greenhouse gases and climate change has not been proven. अब ये जो इन्फ्रेंस है, ये समरी में हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ऊपर एक और सेंटेंस था कि ग्लोबल कॉमन्स अज्यूम करना, वो मिसिंग है, तो ये एक इनकम्प्लीट समरी जैसा है, सो ये एलिमिनेट हो जाता है। अब मुझे जो दो आंसर्स आए उसमें से सी था जो गौतम ने बी में बदल दिया, तो मेनली मुझे बी बोला गया है। अब बी के साथ सोसाइटी डज नॉट वांट टू होल्ड ग्रीन हाउस एमिटर्स रिस्पॉन्सिबल एज द एटमॉस्फेयर इज अ ग्लोबल कॉमन्स एंड एवरीवन हैज द राइट टू यूज इट। अब इसमें देखो पहले जो चार पांच वर्ड है, हमने ऊपर के पैसेज में देखा कि एमिटर्स आर जनरली नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, पर उसके लिए हमें दो फैक्टर दिया गया। सोसाइटी हैज बीन स्लो, सोसाइटी वर्ड जहां पे आया टू रिकॉग्नाइज द लिंक बिटवीन ग्रीन हाउस गैसेज एंड क्लाइमेट चेंज। उसके आगे सोसाइटी ने क्या किया उसके बारे में ज्यादा नहीं बोला है, और हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इधर बी में ऑप्शन स्टार्ट होता है सेइंग सोसाइटी डज नॉट वांट टू होल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स। अब हमने जैसे ऊपर के पैसेजेस में बार बार किया कि ये पैसेज में ऐसा लिखा है क्या कि सोसाइटी नहीं पकड़ना चाहता एमिटर्स को। ये पैसेज हमें दो रीजंस दे रहा है क्यों एमिटर्स नहीं पकड़े जाते।
पर वो रीजन देने में कहीं ये इम्प्लाइड है कि सोसाइटी जानबूझ के नहीं कर रहा है? दो रीजन हमें दिए हैं जो हमें बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। एक है कि ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेट चेंज के बीच का रिलेशन सोसाइटी को उतना जल्दी नहीं मिल रहा है, जो एक साइंटिफिक रीजन है। और दूसरा कि एटमॉस्फेयर ग्लोबल कॉमन्स वाला, जो एक पॉलिटिकल रीजन है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारा जो आसमान है वो हम अपने बाजू के देश के साथ शेयर करते हैं, वैसे पूरी दुनिया का है, तो उस पे हक किसका हो? ये जो दो रीजन है, इसमें कहीं पे ये बोला है कि हम नहीं पकड़ना चाहते जो लोग एमिट कर रहे हैं उनको, क्योंकि आपने जो दो आंसर्स दिए दोनों बी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो ये समरी भी गलत हो जाता है, क्योंकि हम कुछ ऐसा, हमें बस समराइज करना है, जो लिखा है वो है, हम उसके आगे नहीं जा रहे। तो हमें अगर समझ भी आया हो कि सोसाइटी डज नॉट वांट, वो समरी में नहीं आएगा, तो वो ऑप्शन के बाहर जा रहा है। सी है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कैन बी कंट्रोल्ड इफ द एमिटर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दिस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। अभी ये सेंटेंस गलत नहीं है, पर ये हमारा हमारा जो पैसेज हमें दिया था वो एक सिंपल स्टेटमेंट था दो रीजंस के साथ। ऑप्शन डी जो हम देखते हैं, a delay in the recognition of the link between greenhouse gases and climate change, A, and the belief of some, जो पहला रीजन दिया था, and the belief of some that the atmosphere is a global commons, B, जो दो रीजन लिखे थे, and everyone has the right to use, it has led to emitters. Led to emitters मतलब लोग पकड़े नहीं जा रहे, तो ये काम कर रहे हैं। अब इधर सबसे अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शन में हमने पहले पैसेज को ब्रेक डाउन किया कि ये मुझे ग्रीन हाउस गैस का डेफिनेशन दिया है, इधर मुझे दो रीजन दिए हैं, और क्वेश्चन है कि हमें समरी बनाना है। तो जो ऑप्शन डी है वो सबसे अच्छे से सब कुछ इंक्लूड करके देता है हमें, और कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है या कुछ कम नहीं बोल रहा है। तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। बट वही क्वेश्चन का एंडिंग एक तो ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि मुझे समरी बनाना है, इसके पहले वाला वीकनिंग आर्ग्यूमेंट था, वो देखना जरूरी है कि क्वेश्चन मुझसे क्या करवाना चाहता है। और दूसरा ये कि अगर समरी है तो हमें हमें क्वेश्चन के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है समरी में। तो अगर कोई डाउट है तो बोल दीजिए, नहीं तो हाँ, डी इसके लिए आंसर है। एंड बी का वो जो स्टार्टिंग है, सोसाइटी डज नॉट वांट, सोसाइटी डज नॉट वांट, हमें बताया नहीं गया है कि सोसाइटी डज नॉट वांट, वो हम खुद से बना रहे होंगे। तो कैमरा ऑन कर लेता हूं। मैं समझ आया? क्वेश्चन से कंफ्यूजन है? अच्छा, क्या कंफ्यूजन है, या मैं ट्राई करूंगा, पर क्या कंफ्यूजन है वो? देखो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन में जो चीजें दी है, जो सेंटेंसेस दिए हैं, वो थोड़े से मुश्किल है, पर क्वेश्चन का ओवरऑल जो क्वेश्चन है ना, वो समराइजेस, मतलब सब एक साथ देख के बस हमें बस ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ने क्वेश्चन में जो लिखा था वो दिखा रहा है, वो उसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप बस इतना देख पाओ कि क्वेश्चन में जो एक एक चीज है, मुझे कोई ऑप्शन दिख रहा है जो बस वो एक एक चीज बता रहा है, जो समरी वाला क्वेश्चन है, उधर ही आपका एलिमिनेशन हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन के कंटेंट से कुछ कंफ्यूजन हो रहा है या ऐसा कुछ, तो बोल सकते हो। अच्छा, हमें 7:30 बजे बोला गया था, तो हम आप लोगों का आधा घंटा एक्स्ट्रा खा चुके हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, नहीं तो हम 2-3 मिनट में फिर आपको जाने देते हैं। तो बोलिए। मैं अपना
ठीक है, तो खत्म करें फिर आज के लिए। कुछ भी शैलजा, डाउट्स होने से आप लोग लिख के रख लो, और नेक्स्ट क्लास अगर हो तो हम लोग से पूछ लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा और जल्दी करेंगे क्वेश्चंस, तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, रीड थोड़ा फास्ट रीड करने का। एंड कुछ भी डाउट्स होने से, कुछ भी प्रॉब्लम्स होने से कभी भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और हम कुछ बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर आपको कुछ चाहिए था कि क्वेश्चंस में हम कुछ अलग करके समझाए या कुछ, और आज के वर्कशीट से भी कुछ समझ नहीं आया, तो जस्ट बिकॉज हमने बोला और आगे बढ़ गए, उसके लिए आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, मैं होस्ट हूँ तो मैं थैंक यू। खत्म करूँगा क्या? आ, हाँ, गौतम, आप, मैं हूँ इधर थोड़ी देर, आप बोल सकते हैं क्या डिफिकल्टी हो रहा है, या आपको मैं हाँ, आपको क्या डिफिकल्टी हो रहा है, आप बोल सकते हैं इधर। और बाकी जिनको मीटिंग से डिस्कनेक्ट करना है वो कर सकते हैं ना। हाँ, बोलिए। हेलो सर, थोड़ा सा क्वेश्चन और पैसेज थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी नहीं, आंसर भी टाइप कर सकते हैं क्या? आपका आवाज बहुत कट कट के आ रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा ही सुनाई दिया। जी हेलो सर। हाँ, बोलिए। हाँ, बोल रही थी, जल्दी से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आ रहे हैं, तो क्वेश्चन देने में आंसर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अभी अभी तो आपका बस स्टार्ट हुआ ना, आज आज का ये जैसा आप ये लीडर का वर्कशीट आप पहले कर चुके हैं क्या, एक दो, या हाँ, मुझे लगा सर थोड़ा सा होमवर्क कुछ होगा तो अच्छा होते, इसमें कुछ होमवर्क होते तो घर पे भी थोड़ा सा बैठ के प्रैक्टिस कर सकते, तो और अच्छा होते मुझे लगता। हाँ, कुछ पैसेज व कुछ क्वेश्चन पैसेज ऐसा होमवर्क पर डेली देते तो अच्छा होता मुझे लगता है। आज तो मैं हम कुछ प्रिपेयर करके नहीं लाया होमवर्क के लिए, बट डेफिनेटली ये अगले क्लास से देखते हैं, होमवर्क के लिए भी कुछ रखेंगे। और यस मैम। हाँ, और हाँ, ठीक है, अगले क्लास से पक्का। थैंक यू सर। सॉरी आज के लिए होमवर्क, बट ठीक है। और बाकी टाइम के साथ आपको समझ, मतलब जो टाइम लग रहा है ना, वो अभी तो पैराग्राफ्स, आज के भी पैराग्राफ्स ठीक ही लेवल के थे, और आपका तो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो वो काफी अच्छा भी किया आप लोगों ने एक्चुअली। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, काफी काफी देर हो गया, चलिए, बाय। ठीक है, आप लोग चिंता मत करो। यूजुअली जब स्टार्ट करते हो ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा पैराग्राफ्स करने लगेंगे आपको इजी लगने लगेगा। और बस आज जो सिखाया वो याद रखना, हमेशा ट्राई करना कि जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो पैराग्राफ के अंदर से ही देने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अपना खुद का जो आइडियाज है, ओपिनियन
कर सकते हो। ठीक है, उस सब का ध्यान रखना, धीरे धीरे आप लोग और कंफर्टेबल होते जाओ। ठीक है, थैंक यू।